लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमां पर। भारत का नाम होगा सबकी जुबां पर। ले लेंगे उसकी जान या दे देंगे अपनी जान। कोई जो उठाएगा आंख हमारे हिंदुस्तान पर। हैप्पी रिपब्लिक डे एंड हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 26 ऑफ जनवरी 2022। तो गाइज आज है तारीख 26 जनवरी 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, बुर्किना फासो को काफ़ी चर्चा में है, आज हम इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे, तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलता है, देखो नीचे ऑप्शन में आपको बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ के नाम दिए गए हैं और क्वेश्चन ने पूछा कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने काफ़ी सारी बायोग्राफीज़ लिखी हैं, जैसे कि मजीनी, गरीबल्दी, शिवाजी, श्री कृष्णा, तो अलग अलग बायोग्राफीज़ लिखी। साथ ही साथ वो व्यक्ति अमेरिका में स्टे करे थे कुछ समय के लिए और साथ ही साथ उनको इलेक्ट किया गया था सेंट्रल असेंबली के अंदर। तो वो कौन से व्यक्ति हैं आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन ए बोलता है औरोबिंदो घोष, ऑप्शन बी बिपिंद्र चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करो। सभी लोग को पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं डेली बेसिस पर बोलता हूँ, और जिसको नहीं मालूम है सर्च करना। डेफिनेटली आपको आंसर के साथ साथ और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसका सही आंसर आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी भी आंसर नहीं मिलता है तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में आप लोग को इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 1 पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहला आर्टिकल आपको ये वाला नजर आएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन चुका है, इसके ऊपर काफ़ी बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अभी ये आर्टिकल थोड़ा सा अपडेट हुआ है, वो क्या अपडेट है इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे पेज नंबर 1 पर ही एक आर्टिकल आपको ये भी देखने को मिलेगा, पद्म भूषण और साथ ही साथ पद्म अवार्ड्स के बारे में चर्चा की गई है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज कवर करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है बेसिकली इसको आप लोग कैसे रिलेट कर सकते हो, ये आपके एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट हो जाएगा। अभी आपको पता होगा रिसेंटली हमारी केंद्र सरकार ने आईएएस काडर रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करने के बारे में चर्चा की है कि हम लोग अमेंडमेंट करेंगे, इसके अंदर बदलाव करेंगे। जो काफ़ी सारी पावर्स हैं स्टेट्स के पास आज के टाइम पर देखने को मिलती है सेंट्रल डेपुटेशन को लेकर, वो पावर्स थोड़ा सा हम अपने पास लेने वाले हैं। अपने हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको हम लोग सेंटर पर डेप्यूट करेंगे, सेंटर बुलाएंगे, मतलब केंद्र सरकार के अंडर में बुलाएंगे। ये सारी बात आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड में कवर करवा दूंगा। फिलहाल अभी अपडेट क्या है, देखो अपडेट ये है कि हमारी केंद्र सरकार ने वापस से राज्य सरकार को रिमाइंड किया है, वापस से इनको रिमाइंड किया कि भाई बताओ क्या करना है आईएएस काडर रूल्स को लेकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या था, रिसेंटली केंद्र सरकार ये अमेंडमेंट लेकर आई है, इन्होंने यहाँ पर प्रपोज किया है कि अमेंडमेंट करेंगे हम लोग, आप बताओ क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी देखो यहाँ पर जो बहुत सारे राज्य हैं उनका रिस्पॉन्स क्या आया है, लगभग 7 राज्यों ने बोला ठीक है चलो हम लोग एग्री हैं इससे। कौन कौन से राज्य हैं वो, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। और अभी 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर नो बोला है कि हम लोग इससे अग्री नहीं है, जैसे कि ओडिशा, मेघालय, झारखंड, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। और 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो डायरेक्टली पीएम को अपना ओपोजिशन लिखा है। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पर इसके खिलाफ हैं बिल्कुल। और वो कौन कौन से राज्य हैं, वो है केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो आप लोग को ये देखने को मिलेगा, इनफैक्ट आप कह सकते हो ये दोनों ही नीचे कैटेगरी वाले यहाँ पर ये ओपोजिशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मतलब ये लोग अपोज करते हैं, ये लोग यहाँ पर बोलते हैं कि सेंटर का आइडिया सही नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये आखिरकार इसका बेसिक क्या है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं क्योंकि बहुत से लोग नए हैं जिनको पता नहीं होगा, तो पता चल जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
हुआ क्या था, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एक प्रपोजल दिया स्टेट्स को और बोला कि जो आईएएस काडा रूल्स 1954 हैं, इसके रूल 6 को हम लोग अमेंड करेंगे, इसके छठे रूल को हम लोग चेंज करेंगे, मतलब इसके अंदर बदलाव करेंगे। बदलाव क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है, मान लो अभी यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा 3 सर्विसेज आती हैं, एक आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा आपको आईपीएस देखने को मिलेगा इंडियन पुलिस सर्विस, तीसरा आपको देखने को मिलेगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफओएस, है ना। ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आती हैं। अब इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा है, तो आपको मालूम है जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर इनको रिक्रूट कर रही है, वो इनको अपॉइंट कर रही है ना। अब इनका रिक्रूटमेंट करवा कर, एग्जाम कंडक्ट करवा कर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद इनको अपना अपना सेंटर, अपना अपना काडर जो है वो अलोकेट कर दिया जाता है, मतलब कहाँ कहाँ पर ये अपनी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे उनके काडर को दे दिया जाता है, उनको भेज दिया जाता है उनके हिसाब से। क्लियर हुआ, तो ये सब बातें होती हैं। अब होता क्या है, देखो आपने ये देखा केंद्र सरकार ने यहाँ पर इनको बिल्कुल अच्छे से तैयार किया, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाई और फिर उसके बाद राज्य सरकार के अंदर अलग अलग काडर्स को प्रोवाइड करवा दिया कि भाई जाओ आप लोग यहाँ पे काम करोगे, है ना। अब होता क्या है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन ऑफिसर्स की, खासकर आईएएस ऑफिसर्स की। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप लोग को मालूम होगा बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ वर्क कर रही हैं, उन मिनिस्ट्रीज़ को देखने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आईएएस ऑफिसर्स की, है ना। अब होता क्या है यहाँ पर कि इस मिनिस्ट्रीज़ को संभालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, इनका शॉर्टेज हो चुका है, ठीक है, इन ऑफिसर्स का शॉर्टेज पड़ चुका है, यहाँ पर प्रॉपर आपको ऑफिसर्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो इनकी मिनिस्ट्रीज प्रॉपरली चल नहीं पा रही हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करवाता है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेकर आता है सेंट्रल डेपुटेशन का। डेपुटेशन मतलब यहाँ पर कि राज्य सरकार क्या करती हैं, कुछ ऑफिसर्स को अपने पास से भेजती हैं केंद्र सरकार के पास में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल डेपुटेशन, ठीक है। ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, आईएएस काडा रूल 1954 के अंदर, कि हाँ भाई यहाँ पर जो स्टेट के अंदर ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, स्टेट एक लिस्ट तैयार करता है, एक ऑफर लिस्ट बनाता है कि हाँ भाई यहाँ पर कौन कौन जाने को तैयार है, कौन कौन सेंट्रल गवर्नमेंट पे काम करेगा, और जो जो ऑफिसर बोलते हैं वो लिस्ट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुँचा देता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से यहाँ पर उन लोगों को बुला लेती है। ऐसा प्रोसेस होता है। लेकिन अभी आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ये सारे काम कर रहा है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये लोग लिस्ट बना रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर लिस्ट वगैरह भेज रहे हैं, पावर्स इनके पास है। और आज के टाइम पर हो क्या रहा है कि ज़्यादातर राज्य सरकार भेज ही नहीं रही हैं आईएएस ऑफिसर्स को या फिर ऑफिसर्स को, कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। और मतलब स्टेट गवर्नमेंट का भी कहना है कि हमारे पास खुद शॉर्टेज है, अगर हम लोग यहाँ पर भेज देंगे तो हमारे एरिया कौन देखेगा, है ना। तो इसी की चक्कर में यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसके अंदर एक बदलाव करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा पावर्स रह नहीं जा रही हैं और हम लोग को ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो बदलाव करके क्या होगा, ज़्यादातर पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर बोलेगा कि हमें इतने ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है और इतने टाइम पर हम लोग को ऑफिसर चाहिए, ये यहाँ पर स्टेट से बोलेगा और स्टेट को ये काम करना होगा, इतने टाइम पर इतने ऑफिसर्स देने होंगे। तो ये बदलाव यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। तो यही पूछा गया कि भाई राज्य सरकारों से कि आप तैयार हो, नहीं तैयार हो, तो इतने लोग तैयार निकले और इतने तैयार नहीं है, ये हम लोगों ने कवर किया। आई होप आप लोग सभी चीज़ अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। देखो इसके बारे में अगर आप लोग पिछले संडे वाला वीडियो देख पाओगे तो उस संडे में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अभी फिलहाल मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लगभग 3 से 4 बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, चाहे वो एडिटोरियल हो, चाहे वो यहाँ पर संडे का हमारा जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन पेपर आता है उसके अंदर हो। क्लियर हुआ फिलहाल मुद्दा क्या था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, जो हमारे जनरल बिपिन रावत जी हैं, ठीक है, अभी क्या हुआ है, इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। तो जनरल बिपिन रावत जी आपको पता होगा रिसेंटली ये शहीद हुए हैं एक एरोप्लेन क्रैश के अंदर, और इनको पद्म विभूषण दिया गया। इनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं कल्याण सिंह, जिन्होंने यहाँ पर पूरे राज्य को हेड किया था बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वाले केस के अंडर में, तो इनको भी सेलेक्ट किया गया है, इनको भी यहाँ पर पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब इनको पद्म विभूषण अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। और ये जो पद्म अवार्ड्स हैं इसके बारे में ज़रूर जान लेना, ठीक है। पहले पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है और उसके बाद पद्मश्री आता है। तो इन अवार्ड्स के बारे में चर्चा की गई है। देखो अभी यहाँ पर सारे अवार्ड्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आपने ये देखा पद्म विभूषण किन किन को दिया जा रहा है, प्लस पद्म भूषण के लिए भी आप देख पाओगे यहाँ पे सारे नाम मेंशन्ड हैं। उसके बाद आपको पता होगा नीरज चोपड़ा के बारे में, ठीक है, इनको पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पे अलग अलग लोगों के नाम मेंशन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, ठीक है, उसके बाद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, इनको भी यहाँ पर पद्म भूषण दिया जा रहा है। तो आप लोग देख पाओगे इनको अलग अलग नाम से सेलेक्ट किया गया है। तो ये नाम ज़रूर पढ़ लेना, ये आपके पास PDF आ जाएगा, उसमें से एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है।
तो नाम है यहाँ पर सारे के सारे नाम, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो नाम। यहाँ पर मैं ये इसको कवर नहीं कर रहा हूँ, बस खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। डेफिनेटली हमारे जनरल बिपिन रावत जी को एक तरीके से पद्म विभूषण दिया गया, ये ज़रूरी है जानना। उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि अब इनके साथ साथ एक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं कल्याण सिंह जी, मतलब आप कह सकते हो कि मतलब ये इनकी डेथ हो चुकी है, तो इनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया, इनको सेलेक्ट किया गया है पद्म विभूषण के लिए। नाउ अब एक चीज़ और है कि आप लोगों को इन अवार्ड्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में डेफिनेटली यहाँ पर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन जाता है। तो जो पद्म अवार्ड्स हैं ये अनाउंस कब करे जाते हैं? ये रिपब्लिक डे से पहले अनाउंस किए जाते हैं, मतलब 26 जनवरी से एक शाम पहले, जैसे कल शाम को अनाउंस कर दिए गए हैं। इसी वजह से आज आप लोग इस न्यूज़पेपर के अंदर इसको पढ़ पा रहे हो, तो एक शाम पहले अनाउंस कर दिए गए। अब इन पद्म अवार्ड्स को लाया गया था 1954 के अंदर, और वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये इनका सीक्वेंस है, लेकिन इनसे ऊपर भी एक अवार्ड आता है, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, मतलब वो एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे पूरे देश का, उस अवार्ड का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों को बताना है वो कौन सा अवार्ड है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी, मैं आप लोगों को वो वही बता देता हूँ कि देखो अभी तक यहाँ पर हर साल पद्म अवार्ड्स दिया गया है जब से पद्म अवार्ड्स आया है, लेकिन कुछ साल के अंदर कुछ इंटरप्शंस हुए थे जिसकी वजह से वो अवार्ड नहीं दिए गए। वो कौन कौन से साल हैं? 1978 नोट डाउन करके अपने पास ज़रूर रख लेना, फिर उसके बाद है 1979, देन उसके बाद 1993, देन उसके बाद 1997। ये आपको 4 साल देखने को मिलेंगे। इन चारों साल में ये पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे कुछ इंटरप्शंस की वजह से। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यही है कि हर एक फील्ड से यहाँ पर, मतलब देखो सभी फील्ड की एक्टिविटीज़ को यहाँ पर रखा जाता है, हर एक व्यक्ति यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल हो पाता है इन अवार्ड्स के लिए। अगर हम लोग इन अवार्ड्स की कैटेगरीज के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया पद्म विभूषण, भूषण श्री, ऐसे सीक्वेंस में रट लेना, हमने 3-4 बार पढ़ लिया है, आई होप आप लोगों के दिमाग में ये बैठ गया होगा। ठीक है, अब ये जो पद्म विभूषण दिया जाता है अगेन एक एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दिया जाता है जिसने कुछ हटकर ही काम किया है। पद्म भूषण भी यहाँ पर उसी प्रकार से दिया जाता है और पद्मश्री भी यहाँ पर एक ऐसी ही सर्विसेज के लिए दिया जाता है जो कि यहाँ पर एक यूनिक वे में काम किया गया है, लोगों से हटकर यहाँ पर उन पर्टिकुलर व्यक्ति के थ्रू काम किया गया। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया पद्म विभूषण इस हायरार्की के अंदर, इस चेन के अंदर टॉप पर आता है, ये भी आप लोगों ने समझ लिया है। उसके बाद क्वेश्चन ये है अवार्ड्स कौन कौन सी फील्ड के अंदर दिया जाता है, तो हर एक फील्ड के अंदर यह अवार्ड हम लोग देते हैं, चाहे वो सोशल वर्क हो, आर्ट हो, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियर, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस वगैरह वगैरह, सभी के अंदर यहाँ पर यह अवार्ड दिया जाता है। एलिजिबल कौन है? तो हर एक पर्सन एलिजिबल है, यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है रिगार्डिंग रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, सेक्स, किसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। सभी लोग यहाँ पर इस अवार्ड के रिगार्डिंग एलिजिबल हो पाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो इसके लिए कमेटी तैयार की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो अवार्ड्स दिए जाते हैं कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर, और उस कमेटी को बनाया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू हर साल। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो अवार्ड देते हैं हमारे वो प्रेसिडेंट बाद में अवार्ड देते हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा, जो कि अभी हम लोग ये चीज़ देख पा रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना अगले आर्टिकल में भी यहाँ पर अवार्ड्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। लगभग हमारे 6 आर्मी मैन हैं जिनको सम्मानित किया गया है शौर्य चक्र अवार्ड से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अभी हमने नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ा, अभी यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, लगभग हमारे 6 आर्मी पर्सनल्स हैं, ठीक है, जो कि शहीद हुए हुए हैं, इनको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है शौर्य चक्र अवार्ड के लिए, तो आपको यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना है। शौर्य चक्र अवार्ड भी यहाँ पर अगर हम बात करें, ये एक गैलेंट्री अवार्ड है, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड जिसको बोलते हैं, और ये 3rd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा एग्जैक्टली क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे वो 6 आर्मी पर्सनल हमारे ये देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर पिक्चर के अंदर मैंशनड है। क्लियर हुआ? बाकी यहाँ पर आप देख पाओगे इनके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग नाम दिए गए हैं कि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अलग अलग अवार्ड दिए गए। जैसे मैंने बता देता हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों को कि जो हमारा अभी 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा है, इस अवसर पर हम लगभग 384 गैलेंट्री अवार्ड्स को अनाउंस कर चुके हैं, मतलब 384 गैलेंट्री अवार्ड्स को अप्रूव कर दिया गया है। ये अवार्ड्स दिए जाएंगे हमारे आर्म्ड फोर्सेस को, पर्सनल्स को। ठीक है, इसमें से आप देख पाओगे क्या क्या होने वाला है। 12 शौर्य चक्र हैं, उसके बाद 29 यहाँ पर PVSM आपको देखने को मिलेंगे। PVSM का मतलब है परम विश्व सेवा मेडल, आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद और भी आपको मेडल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि उत्तम युद्ध सेवा मेडल हो गया। ठीक है, ये 4 हैं, और 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल हो गए, युद्ध सेवा मेडल हो गए, विशिष्ट सेवा मेडल हो गए। ठीक है, सेना मेडल हो गए, 2 वायु सेना मेडल हो गए, और लगभग आप कह सकते हो ये अलग अलग मेडल्स दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है टोटल कितने मेडल्स दिए गए हैं। टोटल यहाँ पर 384 यहाँ पर आप कह सकते हो इन मेडल्स को अप्रूव किया गया है, तो ज़रूर इसके बारे में ध्यान रखना।
ठीक है, बस इतना से इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ और सारे नाम मेंशन करे गए हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कितने कितने लोगों को और कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो कहाँ से कहाँ तक आप लोग नाम याद रखोगे, नाम मत याद रखना, लेकिन इन गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में ज़रूर ध्यान रख लेना। तो मैं आपको गैलेंट्री अवार्ड्स की हिस्ट्री अगर बताऊं तो देखो, देश की आज़ादी के बाद ही लगभग यहाँ पर जो ये पहले 3 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, इनका नाम हुआ करता था परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। आपको पता होगा अभी यहाँ पर ये अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, इन अवार्ड्स को लाया गया था हमारी सरकार के थ्रू लगभग 26 जनवरी 1950 में। मैंने आपको बताया देश के आज़ाद होने के बाद। क्लियर हुआ? ठीक है, मतलब देश का आज़ाद होने के बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर ये 3 अवार्ड्स को बेसिकली इंस्टीट्यूट किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग ये 3 अवार्ड तो दे ही रहे थे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इसके अलावा लगभग आप कह सकते हो 3 और गैलेंट्री अवार्ड्स आते हैं। इनको लाया जाता है 1952 में, और वो 3 कौन कौन से हैं? अशोक चक्र क्लास 1, उसी प्रकार से क्लास 2 और क्लास 3, ये 3 अवार्ड्स और होते हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, इन्हीं तीनों अवार्ड्स का जो अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 वाले हैं, इनका नाम बदल दिया जाता है। नाम बदलकर यहाँ पर आप कह सकते हो क्या कर दिया जाता है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अभी यहाँ पर जो तीसरा वाला चक्र है ना, शौर्य चक्र, यही इसी के बारे में चर्चा हो रही है आर्टिकल के अंदर। क्लियर हुआ? तो अभी डिटेल में मैं आप लोग को और थोड़ा समझाऊंगा, अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है, तो देखो यहाँ पर जो भी हमारे हर रैंक के आर्मी ऑफिसर, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर, सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल होते हैं इन अवार्ड्स के लिए। तो यहाँ पर भी अगेन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ पर सभी लोग एलिजिबल देखने को मिलते हैं। और अगर आप लोग को डिटेल में पढ़ना है परमवीर चक्र के बारे में, आप तो देख पाओगे, मैंने आपको नीचे मेंशन कर रखा है। ये इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड देखने को मिलता है। उसके बाद महावीर चक्र आता है, उसके बाद वीर चक्र आता है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये देखो मैं आपको एक पिक्चर पर लेकर चलता हूँ। देखो, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं पालना है किस चीज़ को लेकर। एक होता है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, एक होता है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ध्यान से सुनना, पीस टाइम और वॉर टाइम दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, वॉर टाइम के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आते हैं। ठीक है, जिनके बारे में अभी चर्चा नहीं हो रही है। अभी चर्चा किसके बारे में हो रही है? शौर्य चक्र के बारे में। शौर्य चक्र एक पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, और मैंने आप लोगों को बताया था शौर्य चक्र बेसिकली पीस टाइम थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, दोनों डिवाइड हैं। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में यहाँ पर परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, और पीस टाइम के अंदर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। बस इतना ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो आप लोग को इतना ज़रूर पता होना चाहिए। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको क्लियर कर पाए होंगे। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे चक्र के बारे में मेंशन कर रखा है, इसको भी आप लोग जाकर देख सकते हो। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा और सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आई होप आप लोग को एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और सब कुछ क्लियर हो रहा है और मज़ा भी आ रहा होगा। अब फटाफट यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखाओ। और हमने टारगेट रखा है आज भी 5 के लाइक से ज़्यादा का, और कल भी आप लोगों ने इसको पहुंचा दिया और पहले भी पहुंचा दिया, और एक दिन तो यहाँ पर 6,500 से भी ज़्यादा पहुंच चुके हैं। तो आज भी वैसी सपोर्ट दिखाना है और वीडियो को आगे बढ़ाना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं हम लोग भी अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ बीच में ही आते हैं हमारा एडिटोरियल का पोर्शन, देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। आज बहुत सारे एडिटोरियल है जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं और इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, रिपब्लिक डे आखिरकार क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके नीचे वाला आर्टिकल भी अगेन रिपब्लिक डे को ही लेकर है, तो यहाँ पर एक ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इसके बराबर में आपको ये एडिटोरियल देखने को मिलेगा। यहाँ पे चर्चा की गई है चकमा और हजोंग पीपल के बारे में, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी सफ़र कर रहे हैं। उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे आखिरकार एग्जैक्टली क्या चल रहा है। उसके बाद बुर्किना फासो के अंदर अभी कू हो चुका है, मतलब तख्ता पलट हो चुका है। बुर्किना फासो की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो डिस्कशन करेंगे आखिरकार ये क्या चल रहा है, वहाँ पर मामला क्या है, इसका इतिहास क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है हमारा, वो ये आपको देखने को मिलेगा, किस प्रकार से हम लोग अपना ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं। पॉल्यूशन को कम करने के बारे में चर्चा की गई है, डिस्कस करेंगे इसको भी। यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यू लिखे गए हैं। और उसके बाद हमारे पास कुछ और आर्टिकल्स मेंशन है जो कि टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पेज पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक और लेंदी सा आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा होगा, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का हिस्ट्री क्या होता है। तो डिस्कस करेंगे बीटिंग रिट्रीट क्या होता है, मैंने रिसेंटली डिस्कस किया था, इसका इतिहास डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत शॉर्ट और प्रिसाइज वे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर येमन क्राइसिस के बारे में चर्चा की गई है, इसको भी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है येमन क्राइसिस के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन चुका है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट एक और लेंदी सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात की गई है इनकम इनइक्वालिटी को लेकर, तो डिस्कशन करेंगे आखिरकार यहाँ पर ये इनकम इनइक्वालिटी को लेकर ऑथर ने क्या क्या लिखा है, प्लस एक रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो फिर शुरुआत करते हैं डिस्कशन को। नाउ पहला आर्टिकल, चलो यहीं पर ये वाला आर्टिकल उठाते हैं।
डिस्कस करते हैं कि रिपब्लिक डे आखिरकार क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा कंसाइज वे में इंपॉर्टेंट तरीके से, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वही यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, दो टर्म के डिस्कशन किया गया। एक होता है मोनार्क, ठीक है, मोनार्क के बारे में डिस्कशन किया गया है, और रिपब्लिक के बारे में डिस्कशन किया गया है, और डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कशन किया गया। आखिरकार ये तीनों वर्ड क्या अपना महत्व रखते हैं उसको हम समझेंगे। पहली बात यहाँ पर देखो, अगेंस्ट मोनार्की करके यहाँ पर ऑथर ने हेडिंग दी। अब ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि आखिरकार रिपब्लिक का मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा मोनार्की। ठीक है, मोनार्क एग्जैक्टली क्या होता है। और अगेन यहाँ पर जो रिपब्लिक वर्ड है ये एक एंटी मोनार्कियल है। अब आप लोगों को अगर मोनार्क समझ में आ जाएगा तो एंटी मोनार्कियल अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम लोग समझते हैं मोनार्क एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, जो मोनार्की वर्ड है बहुत सारे लोगों को पता चल चुका होगा, जैसे राजा रजवाड़े होते हैं, उनके अंडर में सारी चीज़ें चलती हैं, वही उनके पास सारी पावर्स होती हैं, उसको ही मोनार्की बोलते हैं। मतलब सारी पावर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में हो जाना, उसको हम लोग मोनार्की बोलते हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स के अंदर अगर हम बात करें मोनार्की को कैसे डिफाइन किया गया है, मोनार्की को बोला गया है रूल ऑफ वन, मतलब मोनो, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी जहाँ पर एक व्यक्ति रहेगा जो कि पूरी तरह से रूल करेगा, और सब लोग यहाँ पर उस रूल को फॉलो करेंगे, उसकी ओबे करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे उस रूल्स की। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनार्क। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पहले होता था यहाँ पर महाराजा हुआ करते थे, महारानी हुआ करती थी, यहाँ पर एक ही राजा एक ही महारानी हुआ करती थी जो कि रूल्स बनाते थे, और उन रूल्स को सब लोग यहाँ पर फॉलो करते हुए चलते थे। मतलब सारी पावर एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में देखने को मिल जाती थी, इसी को हम लोग बोलते हैं मोनार्क। तो क्या आज के टाइम पर कहीं ना कहीं मोनार्क एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल, आपको बहुत सारे देशों में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग मॉडर्न डिक्टेटर के नाम से जानते हैं, ऑटोक्रेसी के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा चाइना के अंदर आप देख पाओगे कोई डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति ने यहाँ पर सारी पावर ले रखी है, अब सारी पावर्स उनके हाथ में, उनके हिसाब से सारी बातें चलती हैं। ऑटोक्रेसी आज के टाइम पर देखने को मिलती है बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर। कजाकिस्तान का रिसेंटली एग्जाम्पल लिया था हमने। ठीक है, रिसेंटली जो काफ़ी सारा बवाल देखने को मिलता है कजाकिस्तान के अंदर, फ्यूल प्राइसेस को बढ़ने की वजह से, तो वहाँ पर भी ऑटोक्रेसी देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक दो व्यक्ति हैं जिन्होंने सारी पावर्स अपने हाथ में ले रखी है और अपने हिसाब से लंबे समय से देश को चला रहे हैं, और लोगों को वो बातें यहाँ पर फॉलो करनी पड़ती हैं जो कि यहाँ पर सरकार बोलती है। क्लियर हुआ? तो ये मोनार्क क्या होता है, आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर बोला गया, देखो दिक्कत क्या है कि अगर एक व्यक्ति रूल करता है तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये बोला गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो मोनार्की है अपने आप में एक तरीके से ये वर्ड ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर लोगों को प्रॉपरली छूट नहीं मिलेगी, लोगों की विल के अगेंस्ट में काम किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि कुछ नहीं पता किसको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, किस व्यक्ति को सपोर्ट मिला, और कब अगले दिन वो यहाँ पर ले लिया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब अगेन किसी को सपोर्ट नहीं मिलने वाला, प्लस उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि मान लो एक दिन क्या हुआ, आपको ज़मीन मिल गई, दूसरे दिन आपसे ले ली गई। तो इस प्रकार की चीज़ें मोनार्क के अंदर होती है। मतलब क्या है, एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर्स हैं। ठीक है, वो अपने पावर के हिसाब से जो करना चाहता है, जैसे इंसानों को चलाना चाहता है अपने रूल के अंडर में, वो वैसा कर सकता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह देखने को मिलेगी। तो अगेन यही बात फिर से मेंशन करी गई कि सारी पावर्स एक ही हाथ में देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर गॉड लाइक पावर हो गई। ठीक है, यही यहाँ पर सब कुछ करेगा, यही यहाँ पर जज है, यही व्यक्ति यहाँ पर अच्छे से देखेगा, यही व्यक्ति यहाँ पर लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। अगर इन लॉ का वॉयलेशन होता है, ठीक है, इनका कोई हनन करता है, तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट भी वही व्यक्ति देगा। मतलब एक के हाथ में ये सारी पावर्स देखने को मिलेंगे। ये हमारा मोनार्क के अंदर या फिर ऑटोक्रेसी के अंदर आता है। क्लियर हुआ? और होता क्या है, जितने भी डिसीजन लेने होंगे वो सब अपने हिसाब से लेगा व्यक्ति। ठीक है, अब डिसीजन के अंदर कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा, कोई भी डिबेट नहीं हो रही है, कुछ भी बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं हुआ, डिबेट नहीं हुआ, जो भी यहाँ पर डिसीजन लिया गया जिस व्यक्ति के थ्रू, और वो सब यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाता है, वो हमारा मोनार्क कहलाता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा एंटायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, यहाँ पर ये मतलब उसी व्यक्ति के आसपास वाले लोग, उसके रिलेटिव्स, मतलब जो व्यक्ति को मतलब उस व्यक्ति ने जिसने मोनार्क संभाल रखा है उसके आसपास के लोग हो गए। ठीक है, तो उन्हीं के बीच में डिस्कशन हुआ और उन्होंने यहाँ पर मामला सुलझा दिया। मतलब आपस में ये करके चल रहा है। यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंसी वगैरह नहीं देखने को मिलेगी, किसी को कुछ पता चलता नहीं है, और लोगों के पास बिल्कुल पावर आती नहीं है। लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान रहते हैं, लोगों के पास से पावर छीन ली जाती हैं। तो ये चीज़ें हम लोग देख पाते हैं मोनार्क के अंदर। ठीक है, लेकिन रिपब्लिक वर्ड इसका उल्टा है। रिपब्लिक क्या है? एंटी मोनार्क। यहाँ पे कोई आप कह सकते हो मोनार्की नहीं देखने को मिलेगी। इंडिया यहाँ पर आपको रिपब्लिक डेमोक्रेटिक देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, लोगों को एक तरीके से छूट मिलती है, प्रॉपरली डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होता है, काफ़ी कुछ देखने को मिलता है रिपब्लिक के अंदर। आगे उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ मोनार्क क्या होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मोनार्क का ऑल्टरनेटिव क्या है। मोनार्क का ऑल्टरनेटिव है रिपब्लिक।
अब जो ये वर्ड है ना रिपब्लिक, ये कहाँ से आया? ये एक इंग्लिश वर्ड है। इसका मतलब आपको देखने को मिलेगा रेस पब्लिका या फिर पब्लिक थिंग, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है, पब्लिक के फेवर में काम करना। इसके अंदर अगर हम बात करें तो होता क्या है, डिसीजन मेकिंग पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, ओपनली डिसीजन मेकिंग किया जाता है और अच्छे से चीज़ों को देखा जाता है, पब्लिक को देखते हुए यहाँ पर सारा काम किया जाता है, अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से डिस्कशन होगा, यहाँ पर मुद्दे उठाए जाएंगे, बातचीत होगी, डिबेट्स होंगी। ठीक है, डिबेट्स होने के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो सोल्यूशन निकलेगा उसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या क्या होगा, आफ्टर डिस्कसिंग, डिबेटिंग, डेलिब्रेटिंग, इन सब चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पर एक डिसीजन पर हम लोग पहुँचते हैं, फिर उसके बाद कोई एक्शन लिया जाता है, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर ओपन डिस्कशन करती है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें रिपब्लिक के अंदर में आती हैं। तो क्लियर हुआ? तो मोनार्क और रिपब्लिक के अंदर क्या डिफरेंस है, क्लियर हो चुका। ठीक है, मोनार्क के अंदर आप देख पाओगे सारी पावर्स एक के हाथ में और ज़बरदस्ती वो पावर थोप रहा है इंसान के ऊपर। बट यहाँ पर क्या है, अभी आप कह सकते हो कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिलती है, लोगों के फेवर में काम किया जाएगा, प्रॉपरली डिस्कशन वगैरह देखने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे की कहानी की। यहाँ पे बोला गया कि देखो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक टाइम पर हम लोग देख पा रहे थे कि काफ़ी गुलामी वगैरह देखने को मिलती थी इंडिया के अंदर भी, और ब्रिटिशर्स यहाँ पर आप कह सकते हो कि अपना आप कह सकते हो कोलोनाइजेशन जो रूल है वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर रहे थे, है ना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो इसी वजह से गांधी जी ने आइडिया उठाया स्वराज का। ठीक है, और आपको मैं यहीं पर एक बात बता दूं, आप लोगों ने कभी सोचा है कि रिपब्लिक डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो रिपब्लिक डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, फुल्ली इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी 26 जनवरी 1930 में। आप लोगों को मालूम होगा 1930 के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर इसी वजह 26 जनवरी ये जो तारीख अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताए ये जो 26 जनवरी इसी चक्कर में, क्योंकि हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी लगभग 1930 के अंदर, तो उसके बाद आप कह सकते हो 20 साल बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा था, ठीक है, उसको हम लोग पूरी तरह से वर्किंग में लेकर आ रहे थे, तो हमने तारीख भी 26 जनवरी ही चूज़ करी थी। इसी वजह से 26 जनवरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पर हम लोग रिपब्लिक डे को भी यहाँ पर इसी तारीख पर सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे बात क्या की गई कि देखो जो ये गांधी जी हैं, इन्होंने यहाँ पर आइडिया जो है यूज़ किया स्वराज का इसी चक्कर में, क्योंकि कॉलोनाइजेशन वगैरह आप देख पाओगे काफ़ी ज़्यादा था। और यहाँ पर क्या हुआ, लोगों को एक तरीके से स्लेवरी से निकालने के लिए, मतलब कि जो गुलामी वगैरह है इससे निकालने के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ किया गया। ठीक है, और इसके लिए आप कह सकते हो जो ये रिपब्लिक है, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। और जो ये गांधी जी का स्वराज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन आइडिया था। ठीक है, लोगों को यहाँ पर छूट देने के बारे में पूरी तरह से सोचा गया था, एक फ्रीडम मिले लोगों को, लोग अपने हिसाब से काम करें। तो यहाँ पर ये आइडिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था, स्वराज आइडिया। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कब कब यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में चर्चा की जा रही थी। फिर होता क्या है यहाँ पर, जब रिपब्लिक मिलता है, रिपब्लिक वर्ड ऐड होता है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको सिटीजनशिप मिलेगी, प्लस उसके बाद यहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो खुलकर। ठीक है, अपने आप को फ्रीली एक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं रिपब्लिक के अंदर। अब एक क्वेश्चन और आता है कि हाँ चलो हमें सर क्लियर हो गया, मोनार्क के बारे में, रिपब्लिक के बारे में सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं ये भी क्लियर हुआ। बात आती है अब रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता होगा हमारी जो खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो एक वर्ड रिपब्लिक को यूज़ किया। ठीक है, और रिपब्लिक के साथ साथ हमने डेमोक्रेटिक का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, और बोला जाता था कि यार दोनों को वर्ड को यूज़ करना अननेसेसरी रहेगा। ठीक है, हम लोग दोनों वर्ड को यूज़ करेंगे ज़्यादा सही नहीं रहेगा, ऐसा बोला जाता था। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी कुछ देखने के बाद यहाँ पर बोला गया, जो बी आर अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, यहाँ पर इन्होंने जो ये एक तरीके से एक अनुमान लगा रखा था कि भाई हम लोग अगर डेमोक्रेटिक वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, अगर सिर्फ रिपब्लिक वर्ड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर एक अनडेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी तो हो सकता है। मतलब लोगों के पास छूट रहेगी लेकिन प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, तो क्या फ़ायदा। तो इसी वजह से इंडिया के आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, खासकर प्रियम्बल वाला आपको एरिया देखने को मिलेगा, प्रियम्बल के अंदर आपको क्या डेमोक्रेसी रिपब्लिक दोनों देखने को मिलेगा। इंडिया यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो हमारे ये महान कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, बी आर अम्बेडकर साहब थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने यहाँ पर ये डिसाइड किया और बताया कि हाँ यार बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक लगाना वर्ड, डेमोक्रेटिक वर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये एक नेसेसरी रोल प्ले करेगा। इसी वजह से इंडिया को यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक यहाँ पर बोला जाता है। ये डिसीजन बिल्कुल करेक्ट था और बिल्कुल यहाँ पर बुद्धिमानी वाली चीज़ थी, जिसको यहाँ पर जिस वजह से हम लोगों ने दोनों ही वर्ड को प्रियम्बल में ऐड किया, ऐसा ऑथर बोलते हैं। क्योंकि सिर्फ रिपब्लिक रह जाता तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर वो अनडेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी बन सकता था। लोगों को कुछ तो छूट मिलती है, लेकिन प्रॉपरली जैसे डेमोक्रेसी होती है, लोग अपने हिसाब से सरकार को बैठाते हैं, अपने हिसाब से वोट देते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं हो पाती।
तो इसी वजह से दोनों वर्ड को ऐड किया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात थी। अब ऑथर बोलते हैं कि अगर आप लोग एंशियंट टाइम का देखोगे, एंशियंट इंडिया को देखोगे, तो वहाँ पर अरिस्टोक्रेटिक देखने को मिलता था। ठीक है, गुलामी करवाई जाती थी। वेमेन, फॉरनर, यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब इनको सिटीजन्स के तौर पर कंसीडर ही नहीं किया जाता था। डिसीजन मेकिंग में इनको हटा दिया जाता था। कोई डिसीजन लेने की बारी आई तो वहाँ पर उनको हटा दिया जाता था। ये एंशियंट ग्रीस के बारे में बात हो रही है। तो काफ़ी पहले ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती थी। तो इसी वजह से डेमोक्रेटिक टर्म अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है हमारे संविधान के लिए। और इसी वजह से यहाँ पर इसको लाया गया कि हर एक व्यक्ति के पास यहाँ पर फुल्ली राइट्स हो। यहाँ पर जो टर्म है डेमोक्रेटिक, ये हमारे संविधान के अंदर लाया गया। और यहाँ पर ये बोलता है कि बेसिकली सभी लोगों के पास यहाँ पर सिटीजनशिप अवेलेबल रहे। ठीक है, चाहे वो मतलब कोई भेदभाव ना हो वेल्थ, एजुकेशन, जेंडर को लेकर, एक तरीके से सभी के पास एक सिटीजनशिप रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो वर्ड डेमोक्रेसी है ये अपने आप में क्यों रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या होता है, राइट टू वोट आ जाता है, आपके पास वोट देने का हक रहता है। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारा डिसीजन मेकिंग के अंदर, लॉज को इम्प्लीमेंट करने के अंदर, पॉलिसीज़ के अंदर आपका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसी वजह से डेमोक्रेसी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसी वजह से इंडिया एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देखने को मिलेगा। आई होप आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर गए होंगे इस आर्टिकल में ऑथर ने क्या क्या बोला। मैंने आपको मोनार्की के बारे में बताया, अगेंस्ट मोनार्क क्या बोला है ऑथर ने। उसके बाद यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया रिपब्लिक के बारे में, फिर रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक के बीच का डिफरेंस बताया। सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल बात करता है कू इन बुर्किना फासो। अब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये बनने वाला है आने वाले टाइम पर। इसके बारे में काफ़ी सारे एडिटोरियल छप सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप रिलेट कर सकते। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, मैं आर्टिकल रिलेट कर रहा था। ऊपर वाला आर्टिकल आप जीएस पेपर 2 या जीएस पेपर 1 दोनों से रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के पोर्शन से और जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पोर्शन से। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा सारे आर्टिकल्स में आप लोगों को बता सकूँ कि कौन कौन से पेपर से आप लोग रिलेट कर सकते हो। नाउ ये जो कू इन बुर्किना फासो वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा, इसको अगेन आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर 2 के अंदर वेरियस टॉपिक्स मेंशन्ड है, जैसे रीजनल ग्रुपिंग, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इनसे आप लोग रिलेट कर लेना। ठीक है, खबर क्या है? खबर यह है कि हाल ही में बुर्किना फासो की जो आर्मी है, इन्होंने अनाउंस कर दिया है एक मिलिट्री कू, तख्ता पलट। जैसे म्यांमार के अंदर है तख्ता पलट हुआ भाई, वैसे यहाँ पर इन्होंने भी अनाउंस किया। मतलब वहाँ की सरकार वगैरह सब हटा दी गई है और अपना कंट्रोल लेकर आ चुकी है वहाँ की मिलिट्री। ठीक है, तो बुर्किना फासो की आर्मी ने यहाँ पर ये अनाउंस किया और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे रोच काबोरे, ठीक है, इनको हटा दिया गया है। ठीक है, इनको हटा दिया गया। जो संविधान था वहाँ का उसको सस्पेंड कर दिया, सरकार को डिसॉल्व कर दिया, सब कुछ खत्म, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई। ठीक है, कंट्री के बॉर्डर बिल्कुल बंद कर दिए गए। ये होता है मिलिट्री को, ये होता है तख्ता पलट, जब मिलिट्री पूरी तरह से जो आर्मी है वो बिल्कुल पावर में आ जाए। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर किया गया है अभी बुर्किना फासो के अंदर। नाउ मिलिट्री ने क्या किया है, देखो ऐसा बुर्किना फासो के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। बुर्किना फासो के साथ साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे। म्यांमार का एग्जांपल आप ले सकते हो, सूडान के अंदर देखने को मिला है मिलिट्री को। उसके बाद चाड के अंदर पिछले साल की बात है 2021 के अंदर ही ये मिलिट्री ने ऐसा टेक ओवर किया था। तो आप अपने आप देख पा रहे होंगे कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे देशों में ऐसी प्रकार की मिलिट्री को देखने को मिल जाता है। तो पहले मैं आप लोगों को मैप दिखा देता हूँ बुर्किना फासो का। ठीक है, एक मैप मैंने लगा रखा है ताकि आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाओ। एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे बुर्किना फासो एक अफ्रीकन नेशन देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर आपको सूडान देखने को मिलेगा, इधर चाड देखने को मिलेगा, दोनों के अंदर मिलिट्री को हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बुर्किना फासो ये वाला एरिया देखने को मिलेगा। और ये पर्टिकुलर एरिया जो है ना, ये वाला रीजन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिज्म है, बहुत ज़्यादा आतंकवाद इस पूरे रीजन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इनफैक्ट बुर्किना फासो के अंदर भी बहुत सारा आपको यहाँ पर टेररिज्म देखने को मिलता है, बहुत सारा आतंकवाद देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना है मिलिट्री कू के पीछे, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। तो बुर्किना फासो के बारे में अब हम जानते हैं। देखो, बुर्किना फासो एक फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। बुर्किना फासो ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी इनस्टेबिलिटी को सफ़र किया है जब से देश आज़ाद हुआ है। 1960 में ये देश आज़ाद हुआ था। तब से लेकर अभी तक बहुत सारे कू हो चुके हैं, बहुत सारे आप कह सकते हो यहाँ पर तख्ता पलट हो चुके हैं। और जो ये कंट्री का नेम है ना बुर्किना फासो, इसका मतलब है लैंड ऑफ द ऑनेस्ट मैन। इसको हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ द ऑनेस्ट मैन। ध्यान रखना, ये जो टर्म है ये लिया गया था, एक रिवॉल्यूशनरी मिलिट्री ऑफिसर थे, थॉमस संकारा करके नाम था, जो कि 1983 के अंदर पावर में आए। तो लेकिन उनकी डेथ भी हो गई थी, इनको मार दिया गया था 1987 में। यही यहाँ पर इस वर्ड को यूज़ कर पाए थे, लैंड ऑफ द ऑनेस्ट मैन, और यही वर्ड यहाँ पर लेकर आए। क्लियर हुआ।
अब क्या होता है 2015 से लगभग आज के टाइम पर जो कंट्री है, जो बुर्किना फासो है, ये बहुत सारे इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी से लड़ रही है, बहुत सारे टेररिज्म से भी लड़ती हुई नजर आएगी, लगातार ये फाइट कर रही है। इनफैक्ट बहुत सारा टेररिज्म इनके पड़ोसी देश माली के अंदर भी फैल चुका है, तो उसकी वजह से भी अभी दोनों कंट्रीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से आम नागरिक के ऊपर काफ़ी हद तक परेशानी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, इन सब चीज़ों की वजह से ये टेररिज्म वगैरह बढ़ा, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है वो डैमेज हो रही है, कंट्री को नुकसान हो रहा है। चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री देखोगे तो हर तरीके से यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या बोला गया, ये जो बुर्किना फासो एक लैंडलॉक कंट्री, मैंने अभी आपको मैप में दिखाया, फिर से दिखा देता हूँ। लैंडलॉक का मतलब है इसके इर्द गिर्द आसपास सभी जगह पर आपको ये कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। अभी हम लोग माली की बात कर रहे थे, ऊपर ही आपको माली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लैंडलॉक कंट्री, आप लोगों ने इसको मैप में देखा। अब यहाँ पर क्या बोला गया, ये देखो वेस्ट अफ्रीका का एक पुअरेस्ट कंट्री देखने को मिला। वेस्ट अफ्रीका क्यों है? क्योंकि आपने अफ्रीकन नेशन देखा, ये वेस्टर्न साइड में, इसी वजह से इसको वेस्ट अफ्रीका का कंट्री बोला गया है। अब पुअरेस्ट नेशन है मतलब कि यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इनफैक्ट यहाँ पर एक गोल्ड प्रोड्यूसर है, गोल्ड का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इतने सारे तख्ता पलट हुए हैं जब से ये देश आज़ाद हुआ है 1960 से, फ्रांस के चंगुल से निकला था, फ्रांस से आज़ाद हुआ था, लेकिन तब से इतने सारे यहाँ पर आप कह सकते हो कि मिलिट्री को हुए हैं, इतने सारे तख्ता पलट हुए हैं कि यहाँ पर एक गोल्ड प्रोड्यूसर होने के बाद भी देश संभल नहीं पाया। ठीक है, मतलब गोल्ड यानी सोना का प्रोडक्शन करते थे, उसके बाद भी यहाँ पर देश खड़ा नहीं हो पाया। इनकी हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है। इनफैक्ट करप्शन वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया कि आज के टाइम पर जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं बुर्किना फासो की टेरिटरी के अंदर, बहुत सारी जगह को कंट्रोल करते हैं। इसकी वजह से बुर्किना फासो के अंदर और भी सिचुएशन ख़राब हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे जो रेसिडेंट्स जो कि लोग रहते हैं बुर्किना फासो के अंदर, ठीक है, वहाँ पर उनको वो कहते हैं कि आप इस्लामिक लॉ को फॉलो करो, तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं। अब यही सब चीज़ें देखते हुए आज के टाइम पर आप देख पाओगे यहाँ पर पूरी तरह से मिलिट्री कू आया, और जो कबोर हैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जिनको हटा दिया गया है, इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट फेस किए अपने टाइम पर, बहुत सारे प्रोटेस्ट फेस किए, बहुत सारे सिविलियंस को मारा गया इनके सामने, और वो सब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो करा गया था अलकायदा, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनके थ्रू। इस्लामिक स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, अलकायदा देखने को मिलेगा, इनके थ्रू एक काम किया गया। तो अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं बुर्किना फासो के अंदर। आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या एग्जैक्टली सिचुएशन हो रही है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। अब जब ये मिलिट्री कू हुआ तो इसके बाद दुनिया भर का रिस्पांस अलग अलग आया है। दुनिया का रिस्पांस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखना है, जो कि एडिटोरियल के अंदर मेंशन किया गया है। यहाँ पे क्या हुआ, जो अफ्रीकन और वेस्टर्न पावर्स इन्होंने बोला है कि देखो यार इसको ख़त्म करना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने भी यहाँ पर डिमांड करी है कि जल्दी से वापस से चीज़ें वैसी कर दो जैसी थी। जो प्रेसिडेंट को अभी अरेस्ट कर लिया गया है उनको वापस से रिलीज़ करो, और उसके बाद जैसा यहाँ पर पहले मामला चलता था, सरकार हुआ करती थी, वैसे जल्दी से कर दो। तो ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ने भी बोला, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट को रिलीज़ करने की गुहार लगाई है, प्लस बोला है कि इनके भी जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, आप कह सकते हो कि उनसे यहाँ पर बोला है कि आप क्या करो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का उसकी रिस्पेक्ट करो, और वापस से यहाँ पर सरकार लेकर आओ, वापस से डेमोक्रेसी लेकर आओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो बुर्किना फासो के अंदर यहाँ पर अलग अलग आप कह सकते हो जो कंट्रीज़ है वो मेंशन कर रही हैं कि भाई चीज़ें वापस से मेंटेन होनी चाहिए। उसी प्रकार से जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने भी यहाँ पर निंदा करी है इस अटैक की। ठीक है, इन्होंने बोला है कि देखो जो बुर्किना फासो के अंदर ये सब हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, जो कू लीडर्स है इनको अपने वेपन्स गिरा देने चाहिए और पूरी तरह से वापस से चीज़ें रिस्टोर कर देनी चाहिए जैसा पहले था। उसी प्रकार से जो अफ्रीकन यूनियन और रीजनल ब्लॉक देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग ECOWAS के नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स, इन्होंने भी यहाँ पर इसकी निंदा करी है और बोला है कि भाई यहाँ पर चीज़ें सुधारो। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा अफ्रीकन यूनियन देखने को मिलता है, इसके अंदर बहुत सारे नेशंस हैं। ये बेसिकली एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है जिसके अंदर 55 स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं। तो सब ने गुहार लगाई कि भाई यहाँ पर चीज़ें वापस से रिजॉल्व कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसे चीज़ें जैसे चल रही थी वैसे ही हो जाएँ तो ज़्यादा यहाँ पर सही रहेगा। क्लियर हुआ? तो मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी हैं एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, पिछले पास्ट के अंदर क्या क्या परेशानियाँ इन लोगों ने फेस करी हैं, ये सारी बातें आपको पता चल चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ जो नेक्स्ट एडिटोरियल है इसको डिस्कस करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो होता क्या है, द हिंदू के ऑनलाइन एडिशन के अंदर एक और पेपर आता है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का। जैसे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एडिटोरियल के साथ साथ एक्सप्लेन्ड सेक्शन आता है, वैसे ही द हिंदू के अंदर ये सेक्शन आने लगा है। हालांकि कुछ टाइम हो चुका है, लगातार यहाँ पर आप देख पाओगे ये आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बारे में डिस्कशन किया गया है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे आखिरकार क्या होता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी।
इस आर्टिकल को ना पढ़ने के बजाय आप लोग इसका जिस्ट भी पढ़ सकते हो, क्योंकि यही आर्टिकल यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताए गए, 3 पैरा में आप इस आर्टिकल को ख़त्म कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इस पूरे आर्टिकल का निचोड़ ही है, और हम यूपीएससी एस्पिरेंट है, हमारे लिए यही बहुत ज़्यादा काम का है ना। तो बीटिंग रिट्रीट क्या होती है? देखो, बीटिंग रिट्रीट अपने आप में एक आप कह सकते हो कि सेरेमनी होता है, और बहुत पुरानी सेरेमनी है, मतलब सेंचुरीज ओल्ड सेरेमनी है, सालों पुरानी सेरेमनी यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। देखो, एक टाइम पे जंग हुआ करती थी, जंग होने के बाद आपको पता होगा फिर क्या होता था, शाम को शंख बजता था, जो भी यहाँ पर चीज़ें बजाई जाती थी, जो एक इंस्ट्रूमेंट बजता था। ठीक है, जिसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो वो जंग खत्म होती थी, खत्म होने के बाद सब लोग वापस से अपने कैंप के पास पहुँच जाते थे, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, रिट्रीट का मतलब होता है वापस आ जाना, है ना। तो ये पहले हुआ करता था, जो वॉर वगैरह होती थी, जहाँ पे ट्रूप्स, जैसे शाम हो गई, जो सूरज ढल गया, लोग बैटल से वापस जाते थे, वापस से अपने कैंप के पास जाते थे। तो इसी को बोलते हैं बीटिंग रिट्रीट। इसी से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये वर्ड लिया गया है, रिट्रीट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यही वर्ड लिया गया है, रिट्रीट। तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटिंग रिट्रीट। आखिरकार बीटिंग रिट्रीट होता क्या है, तो मैं आप लोग को इसका इंपॉर्टेंस प्लस इसका यूसेज प्लस आज के टाइम पर क्या होता है इसके अंदर, वो सारी बातें बताता हूँ। आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो, ये जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है, इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने रिपब्लिक डे के एंड पर। अब आपको कहोगे रिपब्लिक डे कब खत्म होता है? रिपब्लिक डे हमारा 26 जनवरी को है। ठीक है, आज है रिपब्लिक डे, आज थोड़ा खत्म हो जाएगा। रिपब्लिक डे के रिगार्डिंग आप कह सकते हो कुछ दिन और भी सेलिब्रेशन चलता है, लगभग 29 जनवरी को रिपब्लिक डे हमारा खत्म होता है। अब 29 जनवरी को जब खत्म होगा, तो इसी दिन पर ही बीटिंग रिट्रीट को सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है, तो इसी दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, प्लस 29 जनवरी को शाम को ये बीटिंग रिट्रीट होता है। इस प्रकार से आप देख पाओगे बहुत सारी लाइटिंग वगैरह की जाती है, पूरा का पूरा जो राजपथ वाला एरिया है वहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे होता है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा अभी। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है, जो ये पूरा का पूरा बीटिंग रिट्रीट है, ये सेरेमनी को कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सेक्शन डी यहाँ पर इसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करता है। ये परफॉर्म किया जाता है बैंड्स के थ्रू, मतलब यहाँ पर अलग अलग बैंड बजाए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर गाने वगैरह चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अब जो ये बैंड बजाया जाता है, बैंड को परफॉर्म किया जाता है, वो हमारी तीनों विंग्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो हमारी मिलिट्री हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, और वो इंडियन एयरफोर्स हो, मतलब मिलिट्री के अंदर ही आ गए, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स, तीनों यहाँ पर इस बैंड का परफॉर्मेंस दिखाते हैं अपना। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बैंड्स का परफॉर्मेंस होता है, इनको परफॉर्म किया जाता है और गाने वगैरह चलाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये होता कहाँ पर है, तो ये होता है विजय चौक पर। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, विजय चौक पर ये सेरेमनी होती है, और इसके सेरेमनी के जो चीफ गेस्ट होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोग ज़रूर ध्यान रख सकते हो, और आपसे एक तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि बीटिंग रिट्रीट कैसे कंडक्ट होता है, विजय चौक पर होता है, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी। हमारी सारे मिलिट्री पर्सनल्स यहाँ पर आप कह सकते हो जो बैंड है उसका परफॉर्मेंस दिखाते हैं। लेकिन अब की बार आपको ध्यान रखना है, कुछ खास हुआ है इसके अंदर। कुछ खास क्या हुआ है, अभी तक बीटिंग रिट्रीट के अंदर जो सॉन्ग चलता था वो था यहाँ पर अबाइड विद मी करके, है ना। अब की बार इसको ड्रॉप कर दिया गया, अब की बार हम इसको यहाँ पर नहीं बजाने वाले। तो अब क्या क्या बजाएंगे, अब की बार ए मेरे वतन के लोगों वाला जो सॉन्ग है वो यहाँ पर चलाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर बोला गया। ठीक है, ये अपने आप एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तो बीटिंग रिट्रीट क्या होता है मैंने आप लोगों को वो भी बता दिया, हर साल 29 जनवरी को होता है, ये भी आप लोगों ने सीख लिया है। अभी मैंने आपको बताया कि इस साल क्या हुआ है, जो एक हिम मतलब एक रिलीजियस सॉन्ग हो गया, जैसे भजन वगैरह होते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ हो गई। अबाइड विद मी करके यहाँ पर चलता था इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया है हम लोगों ने ए मेरे वतन के लोग। जब अब की बार हम बीटिंग रिट्रीट को सेलिब्रेट करेंगे 29 जनवरी को, तो यहाँ पर ये वाला सॉन्ग चलाया जाएगा। ठीक है, और बोला गया यहाँ पर आप कह सकते हो लगभग 44 बगलर्स होंगे, 16 ट्रम्पटर्स होंगे, 75 ड्रमर्स होंगे, जो कि यहाँ पर ये बैंड अलग से परफॉर्म करने वाले हैं। ये सब बैंड को परफॉर्म करेंगे और इस पूरे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को सेलिब्रेट किया जाएगा। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग अच्छे से सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर कर पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यूनाइटेड नेशन एंड द क्राइसिस इन येमेन करके आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। देखो, येमेन की सिचुएशन आप लोगों को पता है क्या है, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग एक्जैक्टली डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में ऑथर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं आपको मैप पे लेकर चलता हूँ। जब आप लोग मैप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ कंट्रीज नजर आएंगी। इधर आपको अफगानिस्तान नजर आ रहा होगा, इधर पाकिस्तान नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा और आगे जाओगे तो उधर आपको इंडिया यानी कि हमारा महान भारत भी आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल अगर हम लोग देखें तो आपको यहाँ पर सऊदी अरेबिया नज़र आ रहा है। थोड़ी बहुत कंट्रीज़ के ऊपर ध्यान रखना जो कि मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। एक आपको ध्यान रखना है सऊदी अरेबिया के ऊपर, दूसरा ईरान हो गया, तीसरा यूएई हो गया और चौथा येमेन हो गया।
बात की जा रही है येमेन के बारे में। येमेन के अंदर गृह युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर है, और बहुत लंबे समय से सिविल वॉर देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सिविल वॉर किस चीज़ को लेकर है, गृह युद्ध हो रहा है मतलब कंट्री के अंदर ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक तरफ तो इनकी सरकार है येमेन की, और दूसरी तरफ हूदी रेबल्स आपको देखने को मिलेंगे, हूदी रेबल्स। ठीक है, तो ध्यान रखना इनके बारे में। तो इस वाले पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हूदी रिबल्स देखने को मिल जाते हैं। इधर की साइड जो पीछे वाला पोर्शन यहाँ पर इनकी सरकार है। सरकार चाहती है पूरी तरह से यहाँ पर येमेन को कंट्रोल किया जाए, और हूदी रिबल चाहता है कि हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से येमेन को कंट्रोल करें। आपस में इनके डिस्प्यूट चलता रहता है, आपस में यहाँ पर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। इसी के तौर पर ये सिविल वॉर चलता रहता है। आम नागरिक परेशान है, आम नागरिकों की जान जा रही है, क्योंकि गरीबी काफ़ी बढ़ चुकी है, हंगर वगैरह काफ़ी बढ़ चुका है इन सब चीज़ों की वजह से, इन सिविल वॉर की वजह से। अब यहाँ पर होता क्या है, होता यह है कि सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है किसको, सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है इधर सरकार को। ठीक है, हूदी रिबल्स को सपोर्ट नहीं करता है सऊदी अरेबिया, सपोर्ट करता है येमेन की सरकार को, और यूएई भी यहाँ पर सपोर्ट करता है येमेन की सरकार को। तो आप कहोगे हूदी रिबल तो अकेले रह गए, नहीं अकेले नहीं रह गए, यहाँ पे ईरान आता है इनको सपोर्ट करने पीछे से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको सपोर्ट मिलेगा अलग अलग कंट्रीज़ के थ्रू, और इसकी मदद से आज के टाइम पर ये वॉर लगातार जारी है। अगर ये सपोर्ट ना करे ना ये कंट्रीज, तो यहाँ पर वॉर खत्म हो जाए, लेकिन ये आप कह सकते हो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि लगातार वॉर आपको जारी देखने को मिलेगी। अब ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है, एडिटोरियल जो हम डिस्कस करें वो चर्चा में क्यों है, वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली आपको मालूम होगा येमेन ने एक ड्रोन अटैक किया था यूएई पर। अब जो ड्रोन अटैक किया तो उसके अंदर यहाँ पर लगभग 2 भारतीय लोगों की जान गई थी, और उसके बाद एक पाकिस्तानी की जान गई थी, आप लोगों को मालूम होगा। अब उसके रिटेलिएशन में, उसके रिस्पॉन्स में सऊदी अरेबिया ने भी बहुत सारे अटैक कर दिए येमेन के ऊपर, लेकिन कौन से वाले एरिया में, हूदी वाले रेबल में। ठीक है, हूदी जो रेबल्स हैं वहाँ पर उसी वाले एरिया में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सऊदी अरेबिया हूदी के अगेंस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर इनके ऊपर अटैक किया, अटैक करने के बाद काफ़ी सारे लोगों की जान गई, काफ़ी सारा डिजास्टर यहाँ पर देखने को मिला है। तो अपने आप में आप देख पाओगे ये लगातार डिस्प्यूट चल रहा है। उसके बाद अभी थोड़े दिनों पहले की खबर है, येमेन ने बैलिस्टिक मिसाइल डाल दिया है, मतलब कल की खबर थी, येमेन ने यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर छोड़ दिया है सऊदी अरेबिया के ऊपर। सऊदी अरेबिया के अंदर तो बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी बुरी तरह से हिट किया, लेकिन यूएई ने यहाँ पर उसको टैकल कर लिया था, उस मिसाइल को हवा में उड़ा दिया था। तो आप कह सकते हो आज के टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पर हम लोग देख पाएँ एक वॉर सी हो जाए इन कंट्रीज़ के बीच में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी, खासकर अरेबियन नेशंस के अंदर, अरब नेशंस के अंदर। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है इसके बारे में। तो येमेन क्राइसिस क्या है, मैंने आप लोगों को बताया। अब डिस्कशन ये हो रहा है कि येमेन क्राइसिस के अंदर यूनाइटेड नेशन का क्या रोल आपको देखने को मिलेगा। देखो यूनाइटेड नेशन फेल मार गया है चीज़ों को सेटल करने में, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं येमेन के अंदर 2012 से क्राइसिस जारी हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन चीज़ों को सेटल करने में फेल मार गया। यूनाइटेड नेशन ने अपना स्पेशल एनवॉय वहाँ पर भेजा था। तो मैं पहले बात आपको ये बता देता हूँ कि आखिरकार स्पेशल एनवॉय का क्या काम था। जो यूनाइटेड नेशन का स्पेशल एनवॉय गया था येमेन के अंदर, वो उसका क्या काम था। तो अप्रैल 2011 की बात है, यूनाइटेड नेशन यहाँ पर अपॉइंट किया था एक स्पेशल एडवाइज़र को टू द सेक्रेटरी जनरल ऑन येमेन। येमेन के अंदर यहाँ पर एक तरीके से यूएन का एक मेंबर गए, स्पेशल एनवॉय गए, स्पेशल एडवाइजर गए। उन्होंने यहाँ पर कोशिश करी कि मैं यहाँ पर निगोशिएट कर सकूँ, ठीक है, आपस में बातचीत करा सकूं जो सदर्न अरेबियन कंट्री है उनके साथ साथ, और जो येमनी लीडर्स हैं या तो यमन के जो लीडर्स हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, और भी यहाँ पर येमन के लोग देखने को मिलेंगे, इनके साथ बातचीत करके इनका मामला सुलझा सकूं। लेकिन मामला क्या सुलझा अभी तक नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर येमन ये फेल मार चुका है। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। और इन सब चीज़ों की वजह से जो आम नागरिक है, मैंने आपको बताया ना, बहुत ज़्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं, आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। और उसी प्रकार से 2012 के अंदर अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने एक स्पेशल पॉलिटिकल मिशन यहाँ पर बनाया था कि हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से एक स्पेशल एनवॉय बनाएंगे, शांति बनाएंगे, एक तरीके से येमन के अंदर हम लोग शांति बनाने की तरफ पूरी तरह से कोशिश करेंगे। लेकिन वो चीज़ें आज के टाइम पर हो नहीं पाई हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने कोशिश तो करी, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं, ये आपको इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, लेकिन एक तरफ से फिर भी यूनाइटेड नेशन सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है येमन को। कैसे, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर सपोर्ट कर रहा है। तो येमन, मैंने आपको बताया ना, दुनिया की सबसे बुरी तरह से क्राइसिस आज के टाइम पर फेस कर रहा है। यहाँ पर जो फैमिन है, जो हंगर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आधे से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर भुखमरी से जूझ रही है। ठीक है, 80% जो यहाँ पर लोग आपको देखने को मिलेंगे, उनको ज़रूरत है कि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिल जाए, कुछ सपोर्ट मिल जाए, जिससे वो आगे अपना जीवन व्यतीत कर सकें, जिससे यहाँ पर आगे वो सपोर्ट मिलने के साथ ही यहाँ पर आगे उनकी इच्छा बढ़ जाए कि आगे मैं जीवन पूरा जीऊँ। तो इस प्रकार की सिचुएशन येमन के अंदर हो रही है, जैसे अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलती थी। नाउ यूएन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, साल 2021 के अंदर जो येमेनी बच्चे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो 5 साल के हैं, मतलब 5 साल के जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो रही है।
हर 9 मिनट में यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक ना एक बच्चे की डेथ हो रही है, मतलब हर 9 मिनट में आप कह सकते हो कि 5 बच्चों की डेथ हो रही है। सॉरी, मतलब वही अभी जो मैंने बताया, हर 9 मिनट में आप देख पाओगे एक बच्चे की डेथ हो रही है। और हो क्या रहा है, ये सारी जो सिचुएशन हो रही है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से देखने को मिल रहा है, मतलब जो ये येमेन वॉर चल रहा है इसकी वजह से हो रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो हर 9 मिनट में एक बच्चे की डेथ होना। तो ये यहाँ पर आज के टाइम पर क्राइसिस क्रिएट हुआ है। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन है और इनकी जो एजेंसीज़ है उन्होंने यहाँ पर डिलीवर किया ह्यूमैनिटेरियन एड, मतलब कि सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है यहाँ पर येमेन को। ठीक है, आप कह सकते हो जो यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम देखने को मिलता है, इन्होंने लगभग 1 लाख टन ऑफ फूड कमोडिटीज़ को मंथली बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में चर्चा की है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, उनको खाना प्रोवाइड करवा सकें। प्लस ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इनका एक और मकसद है, इन्होंने यहाँ पर डिलीवर किया बहुत सारा न्यूट्रिशनल सपोर्ट, बहुत सारा यहाँ पर खाना प्रोवाइड किया। लगभग 3.3 मिलियन प्रेग्नेंट वेमेन को, नर्सिंग वेमेन को, चिल्ड्रन जो कि 5 साल से कम उम्र के हैं, उन सबको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया है यूएन ने। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन जो फंड है ये भी यहाँ पर लगभग 2 मिलियन लोगों तक पहुंचा, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है उन लोगों को, तो हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा रहा है यूनाइटेड नेशन। फिर यूनाइटेड नेशन का जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है बेसिकली, ये भी यहाँ पर पहुंचा और इन्होंने भी यहाँ पर जो बच्चों के अंदर मालन्यूट्रिशन है, जो कुपोषण है, उसको ठीक करने के लिए पूरी तरह से फोकस किया है। प्लस उन लोगों को यहाँ पर हम लोग थेरेपेटिक फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं, मेडिकल सप्लाइज प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि यहाँ पर बच्चे आगे सही से ग्रो कर सके। लास्टली जो यूएन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स देखने को मिलेगा, ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उनकी सरकार से बातचीत कर रहा है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सके, जो ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन है उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो यूनाइटेड नेशन आज के टाइम पर काफ़ी कुछ कर रहा है येमेन के अंदर, लेकिन जो बातचीत करने के बारे में डिस्कशन हुआ था कि बातचीत करके मामला सुलझाते हैं, वो उसके अंदर यहाँ पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं देखने को मिला। उसके अंदर यहाँ पर सारी चीज़ें फेल मार गई हैं। फिलहाल अभी हम लोग इस प्रकार से सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, खासकर यूनाइटेड नेशन, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। नाउ यहाँ पर आता है एक अगला एडिटोरियल, टुवर्ड्स लो एमिशन ग्रोथ करके आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसको हम डिस्कस करेंगे आखिरकार ऑथर क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो हुआ क्या है, जो क्लाइमेट चेंज है आज के टाइम का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और बहुत लंबे समय से एक चैलेंज बन चुका है। ठीक है, और क्या है, हम लोग को एक एफर्ट चाहिए, ग्लोबल एफर्ट चाहिए अगर हम लोग को ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है तो। ठीक है, आज के टाइम पर जो टेम्परेचर है वो रेगुलरली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज का मतलब ही वही है कि लगातार टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, गर्मी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, ये ऑथर मेंशन करते हैं। ठीक है, जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो वेरी लाइकली हो सकता है कि लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर एक्सीड करे। इवन आज के टाइम पर आप देख पाओगे सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। उसका ये क्या बताते हैं, उसका ये बोलते हैं बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं आज के टाइम पर, उन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया है नेट जीरो प्लेज का। अभी आपको मालूम होगा ग्लासगो के अंदर कोप 26 वाली मीटिंग हुई थी, जहां पर कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ेंगे, अपना पोल्यूशन कम से कम करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है, अगर एकदम से नेट एमिशन कम किया गया तो उससे बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को कम करना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जब तक कम नहीं करोगे तब तक पोल्यूशन कैसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंसर्न बन सकता है। और इंडिया के लिए बात करें तो इंडिया आज के टाइम पर वैसे ही बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहा है। इंडिया के अंदर हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, बेरोजगारी देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर हर साल वर्क फोर्स के अंदर एंटर करते हैं, काम करने के लिए एंटर करते हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंट्री जो है हमारी देश है वो पहले से भूखा है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से बने, इंडस्ट्रियलाइज काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ते रहें, इंडस्ट्रीज़ बढ़ें। तो ऐसा तो हम लोग पहले से यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हों। तो अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंडस्ट्रियलाइज यहाँ पर चीज़ें होंगी, तो क्या पोल्यूशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, भारत कैसे सोल्यूशन लेकर आ सकता है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि हम लोग इंडस्ट्रियलाइज वगैरह के आगे बढ़ें, मतलब कि जो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट वगैरह है वो भी जनरेट करें, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के साथ साथ हम लोग पोल्यूशन का भी कम करें। तो ये कैसे हो सकता है आगे ऑथर बताते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ऑथर ये बताते हैं कि आज के टाइम पर आप देख पाओगे बड़े बड़े कंट्रीज, चाइना हो गया। ठीक है, चाइना ने काफ़ी कुछ किया है। चाइना के अंदर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमीज़ के अंदर चाइना देखा जाता है, मतलब इन्होंने काफ़ी तेज़ी से अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करें पिछले 30 सालों के अंदर, तो आप देख पाओगे हमने सर्विस सेक्टर के अंदर ही बहुत कुछ पाया है। सर्विस सेक्टर जहाँ पर हमारे आप कह सकते हो कि डॉक्टर्स, लॉयर, टीचर ये देखने को मिलेंगे, सर्विस सेक्टर के अंदर ही हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है कि हम लोग को अब थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। आने वाले आप कह सकते हो कुछ सालों के अंदर
जो इंडिया है, इंडिया को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट। इंडिया यहाँ पर आगे आप कर सकते हो कि कर सकता है कि इन्वेस्टमेंट कर सकता है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है, बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आज के टाइम पर आप देख पाओगे मतलब पोवर्टी के कैटेगरी के अंदर है, तो उनको बाहर निकाला जाएगा। उनको बाहर कैसे निकाला जाएगा, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो, तो बहुत सारी जॉब क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद बोला गया लगभग 300 मिलियन के आसपास यहाँ पर लोग एक्सपेक्टेड है कि वो मिड सेंचुरीज के आसपास, मतलब आप कह सकते हो मिड सेंचुरी के आसपास हम लोग देख पाएंगे बहुत सारे लोग काम करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नई नई सिटीज़ बनेगी, नए नए शहर बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, सारी अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो ये सारी बातें हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है हम लोग को, और इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है ना। तो क्या इंडिया ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकता है, मतलब इसका कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकता है, वो भी बिना पोल्यूशन के? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको हम लोग क्लाइमेट कंपैटिबल बना सकते हैं। मतलब कि आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो जिससे कि हमारे क्लाइमेट के ऊपर भी कोई नुकसान ज़्यादा हो नहीं। ये यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। तो क्या हो सकती है स्ट्रैटेजी, इसको बोला है ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी। ग्लासगो के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इन्होंने अनाउंस किया कि जो इंडिया है, इंडिया क्या करेगा, नेट जीरो एमिशन को अचीव करेगा 2070 तक। और ऑथर ने बोला बिल्कुल सही बात है, कमेंडेबल स्टेप उठाया गया कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम लोग जो है चीज़ों को अचीव करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भारत के लिए कि भारत अब यहाँ पर मीडियम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म हर तरीके की स्ट्रैटेजी को अपनाएं, ताकि इंडिया के जो डेवलपमेंटल गेन्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत है, 2070 तक का टाइम है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं, है ना, और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जो मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हो गई, ये तो यहाँ पर जोर डाल ही रहे हैं भारत जैसी कंट्री के ऊपर, जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, कि ये पोल्यूशन वगैरह ना करें। हमारे ऊपर जोर तो पड़ ही रहा है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पोल्यूशन अगर करेंगे तो ये कंट्री और दबाने आ जाएंगी, ये हमारी बहुत ज़्यादा आलोचना करेंगी, क्रिटिसाइजेशन करेंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि इन कंट्रीज़ ने तो पोल्यूशन किया हुआ है, पोल्यूशन करके आगे डेवलप्ड हो चुकी है, लेकिन आज के टाइम पर इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, हम लोग डेवलप हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर चीज़ें रोक दी जाएंगी और पोल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा कि पोल्यूशन को कम किया जाए, उसकी वजह से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर को रोक दिया जाएगा, तो उससे काफ़ी परेशानी हो सकती है आने वाले टाइम पर, है ना। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो अगर हम पोल्यूशन करते हैं तो ये बड़ी बड़ी कंट्रीज आ जाएंगी, वो हमारे दबाने आ जाएंगी, है ना, इस प्रकार की चीज़ें नजर आएंगी। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने हैं। इंडिया को आज के टाइम पर ज़रूरत है ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी की। यहाँ पर जो लॉज हैं उनको कंबाइन करो, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, और यहाँ पर जो भी एक तरीके से इम्प्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, नए नए इंस्टीट्यूशन बनाओ जो कि आपके कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस वे में चल सकते हो। आपको कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लेकर चलनी पड़ेंगी, जहाँ पर आप लोग वो उन एक्टिविटीज़ को क्लाइमेट फ्रेंडली बनाओ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी चलानी है जो कि यहाँ पर क्लाइमेट फ्रेंडली हो, एक तरीके से हमारे क्लाइमेट को नुकसान ना पहुँचाए, आप ये कह सकते हो। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिया आज के टाइम पर प्रोवाइड करवाता है हाई लेवल ऑफ पॉलिसी सपोर्ट। हम लोग आज के टाइम पर काम कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, काफ़ी सारा काम क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ठीक है। जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी एफर्ट है वो यही है कि हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करें, मतलब हम अपने कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को ग्रो कर रहे हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। हम अपने कंट्री के अंदर ही यहाँ पर ग्रोथ पा रहे हैं, आप लोगों को मालूम है, कंट्री के अंदर ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन चीज़ें सही से मैनेज नहीं की जा रही हैं। जो पुअर मैनेजमेंट है, सही से पॉलिसी हमारी मतलब सही से पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन नहीं है, तो इसकी वजह से चीज़ें फेल मार रही हैं। तो इंडिया को करना क्या है, इंडिया को यहाँ पर आप कह सकते हो कि जॉब्स क्रिएट करनी है, जैसे चाइना ने किया है। चाइना ने अपना जो सोलर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स हो गए, विंड टेक्नोलॉजी हो गई, इसको बनाया तो बनाया, इसके साथ साथ जॉब्स भी क्रिएट करी। तो वैसे यहाँ पर इंडिया को करना पड़ेगा। चाइना ने बहुत सारे रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च किया, तो इंडिया को भी रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। चाइना की जो टेक्नो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसकी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं रिसर्च और डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर आप कह सकते हो जो इनकी टेक्नोलॉजी है, इनके अंदर इन्होंने अपने कंट्री के अंदर प्रोडक्शन तो किया, साथ ही साथ आप कह सकते हो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी काफ़ी बढ़ाया है। तो ये चीज़ें देखने को मिली है। तो इंडिया को भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अप्रोच रखना पड़ेगा, और हम लोगों को डोमेस्टिक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जॉब ज़्यादा मैटर करती है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगी तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो वो ज़्यादा बेटर रहेगा भारत के लिए। लेकिन भारत का यहाँ पर ज़्यादातर अप्रोच रहा है कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया,
जो इंडिया का रिसर्च और डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, वो आज के टाइम पर प्रॉपर है नहीं। तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जैसे ऑथर ने यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद बताया जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आपको देखने को मिलेगा, हम आत्मनिर्भर भारत के अंदर पीएलआई स्कीम को चला रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर एक स्टेप है, एक राइट डायरेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम लोग क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को लोकलाइज कर रहे हैं। मतलब हम अपने कंट्री के अंदर क्या कर रहे हैं, इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को जो है वो बढ़ा रहे हैं। अब इन्हीं के साथ साथ आप कह सकते हो कि रिसर्च और डेवलप वापस से मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है। तो इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्रूशियल है। अगर आप लोगों को एक लंबी जंप मारनी है, एक लंबा यहाँ पर आप कह सकते हो जंप अगर लेना है, तो ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद इंडिया को इन सब चीज़ों के अलावा ज़रूरत है प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज़ करना। ठीक है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज़ करना प्लस क्लीन एनर्जी के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करना, ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर अपने इंडस्ट्रियलाइज चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर कोई लाइसेंस राज एरा नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इंडस्ट्रियलाइज करो चीज़ों को, उन एक तरीके से ग्रीन इंडस्ट्रियलाइज करो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोग ग्रीन एनर्जी के मामले में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा सा पैसा खर्चने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड क्या बोलता है कि इंडिया को यहाँ पर क्या करना है, इंडिया के पास एबिलिटी है, सक्षमता है इंडिया के पास कि यहाँ पर वो कैपिटलाइज करे अपॉर्चुनिटीज़ को और एक उससे वेल्थ जनरेट करे, उससे पैसा जनरेट करे। तो इंडिया को ये करना ही पड़ेगा। देखो वापस से बार बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की गई है, फिर से चर्चा हुई है कि आपको रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्चना है इन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, जिससे आप लोग काफ़ी कुछ गेन कर पाओगे और यही यहाँ पर इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल पावर बना पाएगा। यही यहाँ पर इंडिया को एक तरीके से क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करेगा। क्लियर हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि चाइना ने क्या कर रहा है, आज के टाइम पर जॉब्स तो क्रिएट कर रहा है, सोलर विंड कंपोनेंट्स अपने कंट्री के अंदर बना रहा है, उनको एक्सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, उनको बना रहा है और अपने कंट्री के अंदर हम लोग उसको फैला रहे हैं। तो अपने आप में आप कह सकते हो ये थोड़ा सा कंसर्न देखने को मिलेगा। अगर हम लोगों ने भी काम किया है तो हम लोग भी उसको एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। तो उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो एक जो अगला एडिटोरियल है ये बात करता है एनएचआरसी के बारे में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने यहाँ पर एक अच्छा काम किया है, ऐसा बताया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और अरुणाचल प्रदेश की सरकार को डायरेक्ट किया है कि वो यहाँ पर एक आप कह सकते हो एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करें। किसके अगेंस्ट में, मतलब कि आप कह सकते हो जो चकमा और हजोंग कम्युनिटीज़ हैं इनको रिलोकेट करने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो ठीक है, इनके अगेंस्ट में यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक सेकेंड यार, वीडियो यार एकदम से स्टक हो गया ना, हो सही चल रहा है अब। ठीक है, एकदम से वीडियो स्टक हो गया, मुझे लगा कहीं बंद ना हो जाए एकदम से, एक बार हो गया था ना। तो चलो, हाँ अभी फिलहाल क्या हुआ कि अभी मैंने आपको बताया कि हाँ कहाँ पे थे हम लोग, चकमा और हजोंग के ऊपर। अभी क्या हुआ कि देखो बहुत जो चकमा और हजोंग कम्युनिटीज़ हैं ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। यहाँ पे बोला गया कि ये जो पीपल है इनके प्रति काफ़ी हद तक रेशल प्रोफाइलिंग हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। ठीक है, हालांकि इन लोगों को सिटीजनशिप देनी चाहिए, लोग डिजर्व करते हैं सिटीजनशिप, लेकिन आज के टाइम पर इनको सिटीजनशिप दी नहीं जा रही है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर काम करना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश की सरकार को, ये यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बोला गया। तो आखिरकार मुद्दा क्या है हम इसको समझते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि चकमा हजोंग कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग क्या क्या बात हो रही है। आर्टिकल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप कह सकते हो ये जो चकमा और हजोंग कम्युनिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो पहले इनके बारे में समझना होगा। ये यहाँ पर कुछ एथनिक पीपल हैं जो कि चित्तौंग हिल्स के अंदर रहते हैं। ठीक है, चित्तौंग हिल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और जो आप कह सकते हो कि ज़्यादातर ये पहले लोकेटेड थे बांग्लादेश के अंदर। जो चकमाज है ना ये यहाँ पर बुद्धिस्ट देखने को मिलेंगे और जो हजोंग से वो हिंदूज़ देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पहले आपको देखने को मिलते थे जैसे कि वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार के अंदर अभी भी हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पर बीच में आपको ये देखने को मिलेगा जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था जो कि आज के टाइम पर बांग्लादेश है। 1964 से लेकर 1965 के बीच की बात है, बहुत सारी जो ये कम्युनिटीज़ है वो इंडिया आए और इंडिया के अंदर आकर वो सेटल हुए अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, रीज़न क्या था, रीज़न ये था जो चकमा है इनको एक तरीके से इनकी ज़मीन जो है सब छीन ली गई थी, इनकी ज़मीन ये अपनी ज़मीन खो चुके थे। क्यों? क्योंकि इनकी ज़मीन के ऊपर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही थी, कप्ताई डैम वगैरह बनाया जा रहा था, कर्नाफुली रिवर, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट चल रहा था बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश से ये लोग इंडिया के अंदर आए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश उस समय पर ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, क्योंकि 1971 में वो वॉर हुई थी, उस वॉर के बाद यहाँ पे बांग्लादेश अलग हुआ था। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि बांग्लादेश एक टाइम पर बहुत सारे मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चला रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ पर इनको अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी। हजोंग्स ने भी काफ़ी सारा रिलीजियस एक तरीके से प्रॉब्लम्स को फेस किया है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ये लोग थे एक तरीके से नॉन मुस्लिम्स थे, ये लोग बंगाली वगैरह भी नहीं बोलते थे, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिला, तो ये लोग भी यहाँ पर इंडिया आ गए।
फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर केंद्र सरकार से बोला कि इन चकमा हजोंग कम्युनिटी को एक सिटीजनशिप दे देनी चाहिए, जो कि बांग्लादेश से आए भारत के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर खासकर वाले एरिया में। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिटीजनशिप इनको अभी तक तो हम दे नहीं पाए, ऐसा एग्जैक्टली बताया गया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर अरुणाचल प्रदेश डायरेक्टली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर नहीं आता था। ये यहाँ पर बताया जा रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, मुझे नहीं लगता आज आपको बताने की जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली बोला गया कि आज के टाइम पर जो ये इमिग्रेंट्स हैं, ये लोग सिटीजनशिप का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर इनसे जन्मे हैं और जो कि आज के टाइम पर एलिजिबल हैं सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। तो क्या है, वो लोग भी स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि बेसिकली ये इनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, डिजर्व करते हैं, लेकिन सिटीजनशिप इनको प्रॉपरली मिल नहीं पा रही है, तो ये आज के टाइम पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आर्टिकल एडिटोरियल के अंदर यही बताया गया, इन प्रॉब्लम की जगह यहाँ पर इनको सिटीजनशिप दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई होप आप लोग अच्छे से यहाँ पर इसको भी क्लियर कर पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। now आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पर आप लोग आर्टिकल देख पाओगे, रशिया ने एक नया मिलिट्री एक्सरसाइज को लॉन्च कर दिया है। कहाँ पर, यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर। तो ये दोनों आर्टिकल कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड हैं, तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू लेना। ओवरव्यू क्या है कि रशिया आज के टाइम पर आप कह सकते हो कि पॉसिबिलिटी रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर ले, वही बार बार खबर आ रही है, उसी खबर को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो जो बाइडन का कहना है कि रशिया के अगेंस्ट में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हो गई, सब आपस में यूनाइट हो चुकी हैं, सब एक साथ आ चुकी हैं, ठीक है। क्योंकि रशिया की हरकतें कुछ ऐसी हैं, और रशिया अगर कहीं ना कहीं कब्जा करता है यूक्रेन के ऊपर, तो रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन थोप दिए जाएंगे, ऐसा बताया गया। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वही बातें बार बार रिपीटेड बताई गई हैं कि यूक्रेन के बॉर्डर के पास रशिया ने लगभग 1 लाख के आसपास सोल्जर्स तैनात कर दिए हैं, उनको फैला दिया है। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आगे जाकर उस रशिया को यूक्रेन को कब्जा है, तो इससे यहाँ पर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एक कंसर्न क्रिएट हो सकता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो यूएस है वो यहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ज़्यादा कुछ भी इस आर्टिकल के अंदर डिटेलिंग देखने को मिलेगी नहीं, तो एक ओवरव्यू ले सकते हो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। फिर आएंगे पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। यहाँ पे आर्टिकल बात करता है जो केन एनर्जी है, उन्होंने बोला कि हम लोग सब कुछ फुलफिल कर चुके हैं, अब हम लोगों का जो रेट्रो टैक्स का रिपील था, इसके रिगार्डिंग हमने सारे स्टेप्स को फुलफिल कर लिया है। अब हम लोग 7900 करोड़ का रिफंड का वेट कर रहे हैं। मतलब क्या है, आपको मालूम होगा जो केन एनर्जी है, यूके की कंपनी है केन एनर्जी, जो कि भारत के अंदर आई थी, इसको लेकर एक बहुत बड़ा केस हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2012 में, देखो कंपनी तो बहुत पहले आ चुकी थी, 2004-5 में एस्टेब्लिश हो चुकी थी, राजस्थान के अंदर काम वगैरह कर रही थी कंपनी। लेकिन 2012 में हमारी सरकार जो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लेकर आ जाती है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ये इसका मतलब है कि देखो कि यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग आज का टैक्स तो दे रहे हो, आज से पहले का भी टैक्स दोगे, ठीक है। मतलब आप जैसे कि मान लो यहाँ पर ये कंपनी 2012 में टैक्सेशन लाया गया, ठीक है। 2012 में यहाँ पर सरकार हमारी टैक्स लेकर आ गई, तो केन एनर्जी से बोला कि आप 2012 से तो टैक्स तो दोगे, साथ ही साथ जब कंपनी 2004-5 में आई थी, 4-5 से लेकर 2012 तक का ये भी टैक्स दोगे। तो ये मुद्दा देखने को मिला। तो आप कह सकते हो ये मुद्दा यहाँ पर केन एनर्जी को पसंद नहीं आया। केन एनर्जी ने बोला कि आप टैक्स लो, अब से लेना चालू कर दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पुराना टैक्स मत लो हमसे, पुराना टैक्स का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का फंडा हटा दो। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मैंने आपको बता दिया, जो कि पिछला टैक्स भी लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, केन एनर्जी पहुँच गया इंटरनेशनल कोर्ट में और वो सारा मुद्दा सुनवाया। अभी फिलहाल यहाँ पर केन एनर्जी को काफ़ी सारा फंड वापस से देना है सरकार को। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि अभी बहुत सारा फंड, लगभग 7900 करोड़ रुपीज़ का जो फंड है, उसके रिफंड के लिए केन एनर्जी वेट कर रहा है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, कभी डिटेल में आएगा तो डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इस आर्टिकल में चर्चा की गई है, अभी हमारा बजट आने वाला है 2022-23 का, और बजट के अंदर आप लोग देख पाओगे बोला क्या कि बजट के अंदर क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम होने चाहिए, ठीक है। इस आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दी गई है। क्राइसिल ने बोला है कि बजट के अंदर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम दिए जाएं, मतलब एक तरीके से रोजगार दिया जाए, नए नए प्लान दिए जाएं, ताकि हम लोग जॉब्स को जनरेट कर सकें, ठीक है। लोगों के लिए जॉब दी जाए, क्योंकि जॉब रहेगी तो अगेन यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स बेसिकली सही से सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। क्लियर हुआ। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन करी गई। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। सारे एडिटोरियल मैंने डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है, सारे न्यूज़ आर्टिकल्स जो कि इंपॉर्टेंट थे वो भी हमने डिटेल में सीख लिए हैं। अब क्या है, हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन।
मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पर कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर मजनी, गरीब बल्दी, शिवाजी, श्री कृष्णा, ये सारी बायोग्राफीज़ लिखी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, आंसर सी है लाला लाजपत राय जी। ठीक है, लाला लाजपत राय जी ने यहाँ पर इंडियन होम रूल लीग को फाउंड किया था यूएस के अंदर 1916 में। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारी बायोग्राफीज़ वगैरह को भी लिखा था। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।